everyone. So today it is going to be fourth lecture of our series और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है जिसमें हम फंगल क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। और आई विल से कि माइकोलॉजी की कहीं ना कहीं शुरुआत होती है इसी टॉपिक से और बहुत से लोग इसी टॉपिक को देख के माइकोलॉजी को टफ समझ लेते हैं। तो वी विल ट्राई टू मेक दिस टॉपिक वेरी वेरी इजी एंड सिंप्लीफाइड। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फंगल क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी क्यों। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। हमें डिफरेंट फंगस के बीच में जो रिलेशनशिप था उसका आइडिया लगता है फंगल क्लासिफिकेशन से। लाइक कौन सी जो फंगस है वो सबसे पहले आई थी, कौन सी जो है वो मॉडर्न फंगस है, मतलब जो अभी रिसेंट आई है। तो इससे हायर और लोअर क्लासेस का पता लगता है। आइडेंटिफिकेशन में इट इज़ हेल्पफुल। वी कैन आइडेंटिफाई द फंगस बेस्ड ऑन सम करेक्टरिस्टिक्स। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में इट इज़ हेल्पफुल। इट हैज़ सर्टेन मेडिकल एप्लीकेशंस। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होती हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल रिसर्च में भी इट इज़ यूज़फुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये समझ लेते हैं कि जो फंजाई है वो हमारे 5 किंगडम सिस्टम में कहाँ लाई करती है। लाइक फंजाई जो किंगडम है उसको बनाया कैसे गया, सबसे पहले उसकी जर्नी को समझते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि फंजाई को फर्दर किन किन डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले शुरुआत होती है 1735 से। जो कैरोलस लिनियस थे उन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया सिंपली प्लांट्स और एनिमल्स में। ये टाइम था 1735 का। तो यू कैन इमेजिन कि कितने साल पहले की थी, अराउंड 300 साल पहले की बात है। तो उस टाइम पे तो उनके लिए ये था कि या तो ऑर्गेनिज्म प्लांट हैं या तो एनिमल हैं। तो इसे कहा जाता है 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। तो उस टाइम पे जो फंजाई थी, फंजाई को प्लांट्स के अंदर रखा गया। उसके बाद हमारे पास लगभग 100-150 साल बाद और साइंटिस्ट आए जो कि थे हैकल, जिन्होंने 1866 में 3 किंगडम सिस्टम लाया। तो प्लांटी और एनिमल ये तो इसमें था ही, तीसरा किंगडम प्रोटिस्टा ऐड कर दिया उन्होंने। अब प्रोटिस्टा में जो भी एल्गी, फंजाई, स्लाइमोड, बचा कुचा जो भी कूड़ा था वो सारा प्रोटिस्टा में डाल दिया कि बस एक प्लांट, एनिमल और उसके अलावा जो भी बच गया वो क्या है, वो प्रोटिस्टा है। तो फिर उसके कुछ और सालों बाद कोपलैंड आए जो कि 4 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के साथ आए। उन्होंने प्रोटिस्टा को फर्दर क्लासिफाई कर दिया लोअर और हायर क्लासेस में। जो लोअर क्लासेस थी वो थी मोनेरा, जिसमें बेसिकली प्रोकैरियोट्स थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे। और प्रोटिस्टा, बाकी जो भी फंजाई वगैरह बच गया वो प्रोटिस्टा में रह गए। ठीक है, तो ये सारे इस तरह से इसमें एडवांसमेंट होती गई। अब जो मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम आया वो आया 5 किंगडम सिस्टम, जो कि 1969 में R.H. विटेकर ने दिया। इसमें बेसिकली इन्होंने 5 किंगडम्स बताए हमें, जो कि थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो इसी टाइम जो थी फंजाई को एक अलग किंगडम की पहचान मिली इसमें। तो ऐसा हुआ क्यों? पहली बात तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फंजाई जो थी उसका जो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन था उसकी वजह से उसको एक अलग किंगडम में रखा गया। क्योंकि पहली बात वो हेटेरोट्रॉपिक थी, तो प्लांट्स के अंदर तो उसे नहीं रखा जा सकता था क्योंकि प्लांट होते हैं ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, एनिमल्स के अंदर इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो इंजेक्शन के थ्रू अपना फूड मटेरियल लेते हैं। तो पहले तो फंजाई को रखा था प्लांट्स के अंदर, बट अगर आज के टाइम क्वेश्चन आता है कि फंजाई ज़्यादा किससे रिलेटेड है, तो वो एनिमल्स से ज़्यादा रिलेटेड है, राइट। अब इसके भी बाद जो हमारे मोस्ट रीसेंट क्लासिफिकेशन है जो कि वूस ने दी थी, तो उन्होंने लाइक एक और टेक्सॉन जो है वो ऐड कर दिया। ऐसे हमारे पास किंगडम से शुरू होता था, बट अकॉर्डिंग टू दिस न्यू क्लासिफिकेशन एक और टेक्सा आया हमारे पास जिसे हम कहते हैं डोमेन। तो डोमेन जो है वो किंगडम से भी ऊपर आता है। तो इन्होंने सभी, ये 1990 में आई थी, जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको 3 डोमेन्स में क्लासिफाई कर दिया, आर्की, बैक्टीरिया और यूकेरिया।
ठीक है। अब आर्की के अंदर क्या आता है, आर्की के अंदर आगे और इसके अंदर आते हैं क्या, किंगडम्स आते हैं, जिसको हमें अभी पढ़ना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है तो मैंने मेंशन नहीं किया है। बैक्टीरिया के अंदर कुछ नहीं आता, बैक्टीरिया उसके अंदर सिंपल बैक्टीरिया ही है। तो आर्की बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं इन सम फीचर्स। अगर बैक्टीरियोलॉजी हम पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में जानेंगे कि क्या डिफरेंसेस होते हैं। अभी हम फोकस कर लेते हैं माइकोलॉजी के ऊपर सिर्फ। तो अब हमारे लिए इन डोमेन्स में से इम्पॉर्टेंट डोमेन है यूकेरिया। तो यूकेरिया को फिर फर्दर 6 किंगडम में क्लासीफाई कर दिया गया। तो इसे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कई बार कह दिया जाता है। तो इसमें 6 किंगडम कौन कौन से हैं, देखो एनिमेलिया प्लांटी, ये तो रहा ही रहा। इसके अलावा फंजाई जो कि पहले के जैसे थे। अब 3 नई चीज़ें जो ऐड हुई वो क्या थी, वो क्रोमिस्टा थी, वो प्रोटोजोआ थी, क्रोमिस्टा, प्रोटोजोआ और स्टैमिनोपिला। ये 3 चीज़ें जो थी ये इसमें हमारे पास आई। और क्रोमिस्टा और फंजाई को बेसिकली हम एक ही उसमें भी देख लेते हैं कई बारी, ठीक है। तो यूकेरिया में बेसिकली ऐसे हुआ। तो अब हमें पता लग गया कि फंजाई को बेसिकली मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कैसे उसे जगह मिली। तो अब हम देख लेते हैं कि अकेले फंजाई की क्लासिफिकेशन किस तरह से मूव हुई। तो फंजाई की क्लासिफिकेशन सबसे पहले सिकार्डो ने करी थी 1886 में, जो कि 5 किंगडम सिस्टम आने से पहले की बात है। इस टाइम 5 किंगडम्स नहीं आए थे। तो इसमें फंजाई को बेसिकली 4 क्लासेस में डिवाइड किया, क्योंकि फंजाई एक सेपरेट किंगडम नहीं थी ना हमारे पास। तो उसको 4 क्लासेस, फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ और ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में क्लासिफाई कर दिया गया। अगर आपने 11th-12th क्लास में बायोलॉजी पढ़ी है तो आपने ये 4 क्लासेस ज़रूर पढ़ी होगी। तो इसमें फाइकोमाइसिटीज़ सबसे प्रिमिटिव टाइप की फंजाई थी, या वी कैन से लोअर फंजाई जो कि एसेप्टेट थी। उसके बाद एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटी और ड्यूट्रोमाइसिटीज़ ये सेप्टेट थी और हायर फंजाइज थी, ठीक है। तो सिकार्डो ने बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन करी। इसके बाद हमारे पास आते हैं, हम इनको थोड़ा थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि इनमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या थे। बट पहले हम देख लेते हैं कि किस किस तरह से टाइमलाइन रही है इसकी। उसके बाद अराउंड बहुत ही सालों बाद 60-70 ईयर्स के बाद 1962 में एलेक्सोपोलिस आए, जिन्होंने फंजाई को 9 क्लासेस में क्लासिफाई किया। उसके बाद एंसवर्थ की क्लासिफिकेशन आई 1966 में, और एंसवर्थ ने दोबारा अपनी क्लासिफिकेशन को इम्प्रूव किया 1973 में। और ये जो 1973 वाली क्लासिफिकेशन थी ये बहुत इम्पॉर्टेंट थी और मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन मानी जाती थी जब तक नई क्लासिफिकेशन नहीं आई थी, उससे पहले तक, ठीक है। इसके बाद एलेक्सोपोलिस ने इसको दोबारा इम्प्रूव किया। देन हॉक्सवर्थ ने इसको रिवाइज किया एंसवर्थ की क्लासिफिकेशन को। मतलब बेसिकली एंसवर्थ की क्लासिफिकेशन को ही एज अ बेस माना जाता था, ठीक है। अब जो मोस्ट रीसेंट क्लासिफिकेशन हमारे पास फंजाई की आती है वो आती है किर्क एट अल की, जो कि 2008 में उन्होंने दी थी। और ये सब अभी हम जो पढ़ेंगे, अपना जो भी माइकोलॉजी आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, हम किर्क एट अल की क्लासिफिकेशन के हिसाब से करेंगे, बिकॉज एच.सी. दुबे की बुक में भी अब न्यू क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही हमें सब देखने को मिलता है जो न्यू एडिशन है। तो थोड़ा सा हर एक क्लासिफिकेशन का बेसिक्स का देख लेते हैं कि उसमें उन्होंने बेसिस क्या क्या रखे क्लासिफिकेशन के। तो सिकार्डो जिन्होंने सबसे पहले क्लासिफाई किया था 4 क्लासेस में, तो उन्होंने क्लासिफाई किया बेसिस ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेप्टा। तो जो सबसे इन्होंने इसमें लोअर क्लास रखी फाइकोमाइसिटीज़, तो वो एसेप्टेट थी। और इसके अलावा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्शुअली प्रोड्यूस स्पोर्स भी इन्होंने एज अ पैरामीटर यूज़ किया। तो 4 क्लासेस फाइकोमाइसिटीज़, एस्को, बेसिडियो एंड ड्यूट्रो, जिसमें स्पोर एंडोजीनस प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्सोजीनस प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये सब इनके बेसिक क्राइटेरियाज थे, राइट। तो इसके बाद आती है हमारे पास एलेक्सोपोलिस की क्लासिफिकेशन। इनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। लाइक इन्होंने शेप के ऊपर भी काम किया कि उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है,
और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वो किस तरह के प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो 9 क्लासेस थी वो कौन कौन सी थी? सबसे पहले तो माइकोटा इसमें था। माइकोटा को मिक्सोमाइकोटा और यूमाइकोटा में क्लासिफाई किया और इसी यूमाइकोटा को डिफरेंट क्लासेस में। अब ये जो नाम है ना, यही नाम आगे आगे तक चलते गए हैं, एक दूसरे में ट्रांसफ़र होते गए हैं। तो इसमें कौन कौन सी क्लासेस थी? काइट्रीडियोमाइसिटीज़, हाइपोकाइट्रीडियोमाइसिटीज़, प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज़, ओमाइसिटीज़, जाइगोमाइसिटीज़, ट्राइको, एस्को, बेसिडियो एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज़। ठीक है। इसके बाद एंसवर्थ ने जो 1966 में सबसे पहले क्लासिफाई किया था वो था फंजाई को मिक्सोमाइकोटा और यूमाइकोटा में। आप ऊपर वाले हर एक क्लासिफिकेशन में आप कुछ सिमिलैरिटीज़ देखोगे कि सब में थोड़ा थोड़ा चेंज था। तो मिक्सोमाइकोटा में तो बेसिकली प्लाज्मोडियल फॉर्म थी। प्लाज्मोडियल फॉर्म जिन्हें कि आज हमने स्लाइम मोल्ड, उनकी एक अलग ही किंगडम बना दिया है, उसको पहले मिक्सोमाइकोटा में रखते थे और यूमाइकोटा में रखते थे ट्रू फंजाई को। बट अब फंजाई एक अलग से किंगडम है और ये जो मिक्सोमाइकोटा है इसको स्लाइम मोल्ड में डाल दिया है। ठीक है। तो इसमें नॉन प्लाज्मोडियल फॉर्म्स आती थी और ये थोड़े से किंगडम जो कि हर किसी में मिलेंगे ही, मेस्टिगोमाइकोटीना, जाइगोमाइकोटीना, एस्कोमाइकोटीना, बेसिडियोमाइकोटीना एंड ड्यूट्रोमाइकोटीना। फिर इसके बाद हमारे पास आता है एंसवर्थ की 1973 की क्लासिफिकेशन विच इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, जिसे हम देख लेते हैं। इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था? बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ प्लाज्मोडियल बॉडीज़। प्लाज्मोडिया प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। तो अगर प्लाज्मोडिया प्रेजेंट था तो उसे हमने कहा मिक्सोमाइकोटा। उसे कौन सा डिवीज़न दिया गया? मिक्सोमाइकोटा, जिन्हें स्लाइम मोल्स भी कहा जाता है। और इन्हीं स्लाइम मोल्स के अंदर बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट क्लासेस थी विच इज़ AHMP। कैसे याद रखेंगे? AHMP, एक्रेसियोमाइसिटीज़, हाइड्रोमिक्सोमाइसिटीज़, मिक्सोमाइसिटीज़, प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज़। 4 थी। और इसके अलावा प्लाज्मोडियम जिनमें एब्सेंट था, तो ये बेसिकली फिलामेंटस टाइप की थी, यूमाइकोटा जिसे ट्रू फंजाई भी कहा जाता है। तो इसके भी डिफरेंट वो थे। अगर सेक्सुअल स्पोर हमारे पास प्रेजेंट हैं और अगर सेक्सुअल स्पोर ऊ स्पोर्स हैं और मोटाइल स्पोर जू स्पोर है तो उसे मेस्टिगोमाइकोटीना कहा गया, वाटर मोल्स कहा गया, जिसकी 3 क्लासेस थी, काइट्रीडियोमाइसिटीज़, हाइपोकाइट्रीडियोमाइसिटीज़ एंड ऊमाइसिटीज़। इसको अब जो है, अब इसको किस में रखा गया है? अगर मैं किर्किन एट ऑल की क्लासिफिकेशन देखूं तो उसमें इसको काइट्रिड्स में रखा गया है। ठीक है। तो इसको हम एक दूसरे को अगर रिलेट करेंगे हर एक क्लासिफिकेशन से, देन इट इज़ वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, हर एक क्लासिफिकेशन को कंपेयर करके पढ़ना। दूसरा था कि अगर सेक्सुअल स्पोर्स हमारे पास इसमें जाइगोस्पोर्स हैं और नॉन मोटाइल स्पोर इसमें ए प्लानोस्पोर्स हैं तो उसे जाइगोमाइकोटीना या कॉन्जुगेट फंजाई कहा गया, जिसमें जाइगोमाइसिटीज़ और ट्राइकोमाइसिटीज़ हमारे पास आते हैं। फिर इसके बाद सेक्सुअल स्पोर्स, अगर एस्कोस्पोर्स है तो उसे एस्कोमाइकोटीना कहेंगे और एस्कोमाइकोटीना की 6 क्लासेस थी, हेमिएस्कोमाइसिटीज़, प्लेक्टोमाइसिटीज़, पायरेनोमाइसिटीज़, डिस्कोएस्कोमाइसिटीज़, लेबिल बेनियो एस्कोमाइसिटीज़ और लॉक्यूल एस्कोमाइसिटीज़। अगर बेसिडियोस्पोर्स हैं तो वो बेसिडियोमाइकोटीना के अंदर आएंगे, जिसके अंदर टीलियोमाइसिटीज़, हाइमेनोमाइसिटीज़ और गेस्टेरोमाइसिटीज़ आएंगे। और अगर सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट है, सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट क्यों हुए, कब हुए? जब फंजाई बहुत एडवांस होती गई तो उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं बची, वो एसेक्सुअल ही रिप्रोड्यूस कर रही थी। तो ड्यूट्रोमाइसिटीज़ जो थी या ड्यूट्रोमाइकोटीना जो है वो उन हायर फॉर्म ऑफ फंगस में से है, तो इसे फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहा जाता है। इसके अंदर ब्लाइस्टोमाइसिटीज़, हाइफोमाइसिटीज़ और कोलियोमाइसिटीज़ हमें देखने को मिलता है। इसके बाद एलेक्सोबुलस और मिम्स की क्लासिफिकेशन 1979 की थी, जो कि उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। एंसवर्थ की 1973 की क्लासिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जो कि इस फ्लो चार्ट से आप इजीली देख सकते हैं। यू कैन टेक रेफरेंस ऑफ दिस, लाइक कि इसमें यही था, थोड़े थोड़े चेंजेस हुए थे। और उसके बाद हमारे पास हॉक्सवर्थ ने जो थी रिवाइज़ किया था एंसवर्थ की क्लासिफिकेशन को 7th एडिशन ऑफ डिक्शनरी ऑफ फंजाई में, जिसमें उन्होंने कुछ चेंजेस करे थे। देयर वर 8 रेदर देन 4 क्लासेस अंडर डिवीजन मिक्सोमाइकोटा। उन्होंने 8 जो थे उसकी क्लासेस कर दी थी।
और ये और भी कुछ चीज़ें जैसे सब डिवीज़न एस्कोमाइकोटीना की कोई क्लास नहीं रखी थी उन्होंने। इन सब डिवीज़न बेसिडियोमाइकोटीना द क्लास टीलियोमाइसिटीज़। अब टीलियोमाइसिटीज़ को भी उन्होंने फर्दर दो में क्लासीफाई कर दिया था, यूरिडीनियोमाइसिटीज़ और अस्टिलेजिनोमाइसिटीज़। यूरिडीनियो में रस्ट आते हैं, अस्टिलेजिनो में स्मट आते हैं। और जो ब्लास्टोमाइसिटीज़ थी उसे ड्रॉप कर दिया था ड्यूट्रोमाइकोटीना सब डिवीज़न से। सो 1995 जिसमें 8th एडिशन डिक्शनरी ऑफ फंजाई मतलब में ये जो था। अब ये रीसेंट जो है वो है कि अब डोमेन हमारे पास यूकेरिया है और डोमेन के अंदर हमने 3 किंगडम में क्लासीफाई किया है। सो इसको तो हम डिटेल में देखते हैं करंट क्लासिफिकेशन के अंडर। जो हमारी 2008 की किर्क एट ऑल क्लासिफिकेशन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये सबसे नई क्लासिफिकेशन है। तो ये आई किस में थी? 10th एडिशन ऑफ डिक्शनरी ऑफ फंजाई में आई थी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक छोटे मोटे डिटेल्स के ऊपर वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब इसका बेसिस क्या था? इसका बेसिस था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और 18S राइबोसोमल डीएनए जो थे उसको बेस लिया गया। अभी तक के बेसिस बहुत अलग थे, लाइक इसमें कोई जेनेटिक लेवल पे काम नहीं किया गया था, बट अभी क्योंकि मॉडर्न एरा है, जेनेटिक लेवल पे बहुत काम हो रहा है, तो ऑब्वियसली क्लासिफिकेशन में भी उसको इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी था। और एफ्टॉल प्रोजेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एफ्टॉल प्रोजेक्ट बेसिकली एक प्रोजेक्ट था जिसके अंडर इस फंजाई को क्लासिफाई किया गया था। अब ये जो एफ्टॉल प्रोजेक्ट है ये है क्या? ये 2002 में स्टार्ट हुआ था और इसको फंड्स कहाँ से मिलते हैं? नेशनल साइंस फाउंडेशन ऑफ यूएसए से। इसमें 100+ कोलैबोरेटर्स थे फ्रॉम 20 कंट्रीज़। तो इसी प्रोजेक्ट के अंदर हमने इसको क्लासिफाई किया। तो देख लेते हैं कि अब जो रीसेंट क्लासिफिकेशन है उसमें किस तरह से जो हमारी फंजाई है उसको क्लासिफाई किया गया है। यहाँ जो मैंने क्लासिफिकेशन लिखी है वो उतनी डिटेल में नहीं है। आई हैव प्लान्ड दैट जब भी हम एक एक किंगडम को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम क्लासिफिकेशन उसमें डिटेल में देखेंगे। इसमें आप ओवरव्यू ले लीजिए कि किस तरह से है। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है वो किंगडम से भी ऊपर डोमेन आता है। डोमेन यूकेरिया है। डोमेन यूकेरिया को 3 किंगडम्स में क्लासिफाई किया गया है। बाकी के जो है वो हमारे लिए नहीं पढ़ने, हमने इन 3 पे फोकस करना है। तो किंगडम फंजाई, देन प्रोटोजोआ एंड थर्ड इज क्रोमिस्टा, या जिसे स्टैमिनोपिला भी कहा जाता है। प्रोटोजोआ में ही स्लाइम मोल्ड्स को भी इंक्लूड किया जाता है। अब ये जो किंगडम फंजाई है हमारे पास, फंजाई को 8 फाइला में फिर फर्दर क्लासिफाई किया गया है। प्रोटोजोआ को फाइला में नहीं क्लासेस में क्लासिफाई किया है। इसमें प्रोटोजोआ में कोई वो नहीं आते, डायरेक्ट इसको क्लासेस में हमने क्लासिफाई किया है। क्रोमिस्टा को फर्दर 3 फाइला में क्लासिफाई किया है। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर, क्लासेस और जो भी फैमिली और जीनस और स्पीशीज़ है वो हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज़ ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो थोड़ा टू कीप इट सिंपल हमने थोड़ा सा इसे ओवरव्यू देखा है। इसका आगे वाली क्लासिफिकेशन हम अगली एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फंजाई में देख लेते हैं। फंजाई में कौन कौन से 8 आते हैं? काइट्रीडियोमाइकोटा, नियो केली मेस्टिगोमाइकोटा, ब्लास्टोक्लेडियोमाइकोटा, जाइकोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, ग्लोमेरोमाइकोटा और माइक्रोस्पोरिडिया। प्रोटोजोआ के अंदर 3 क्लासेस प्रोटोस्टीलिया, मिक्सोगैस्ट्रिया और डिक्टोस्टेलिया है। क्रोमिस्टा के अंदर हाइफोकाइट्रिडियोमाइकोटा, लेबरिंथिलोमाइकोटा और ऊमाइकोटा है। अब ये सारे एक दूसरे के से डिफरेंट किन किन टर्म्स में है, लाइक क्या ज़रूरत पड़गी कि हमें फंजाई को ही डोमेन यूकेरिया को कई बार फंजाई भी कह देते हैं, फंजाई को ही फर्दर 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करना पड़ा। तो थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। अब ये जो किंगडम फंजाई है उसमें 8 फाइलास हैं जो कि हमने देख लिए कौन कौन से हैं। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू मेक सम ट्रिक और सम न्यूमोनिक की जिससे इजी हो जाए याद करना। तो किंगडम फंजाई जो है वो ट्रू फंजाई है। इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या आते हैं हमारे पास? इसमें एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है,
यूनिसेलुलर और फिलामेंटस सोमेटिक हाइफे हैं। सेल वॉल काइटिन और बीटा ग्लूकन्स की बनी हुई है। इसमें विप्लेस फ्लैजिला ही प्रेजेंट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में फ्लैटेंड क्रिस्टी होती हैं और पेरोक्सिसोमल गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती हैं। अब किंगडम क्रोमिस्टा को देखते हैं। किंगडम क्रोमिस्टा में क्या डिफरेंसेस हैं? पहला तो सेम है, यूनिसेलुलर एंड फिलामेंटस सोमेटिक हाइफे। इसमें भी एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, बट जो सेल वॉल है उसमें डिफरेंस आता है। जैसे कि सेल वॉल वहाँ किसकी बनी थी? सेल वॉल वहाँ बनी थी काइटिन की, और काइटिन हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था लीनियर पॉलीमर ऑफ किसका है, आप कमेंट्स में बताएंगे। एंड सेलुलोज इसकी सेल वॉल में होता है, काइटिन नहीं होता है। इसमें टिन सेल टाइप का फ्लैजिला हमें देखने को मिलता है, जबकि इसमें विप्लिश टाइप का फ्लैजिला है। इनकी जो माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, उसके अंदर ऐसे क्रिस्टी प्रेजेंट होते हैं अंदर को, इन्वेजिनेशन, तो उसमें भी डिफरेंसेस होते हैं फंजाई में। तो इसका जो है वो ट्यूबुलर टाइप का है, और जबकि ऊपर जो फंजाई थी उसमें वो फ्लैटेंड टाइप का था, और इसमें पेरोक्सिसोम प्रेजेंट है विच इज़ सिमिलर। सो 18S rDNA फाइलोजेनेटिक स्टडीज़ बताती हैं कि ये जो फंजाई है ये ज़्यादा सिमिलर है ब्राउन एल्गी और किसके, ब्राउन एल्गी और डायटम्स के, रेदर देन ट्रू फंजाई। तो उनके ज़्यादा क्लोजर हैं ये वाली जो हमारी क्रोमिस्टा ग्रुप की फंजाई होती हैं, या क्रोमिस्टा ग्रुप जो होता है, वाई टू कॉल इट फंजाई बिकॉज इट इज़ नॉट अ ट्रू फंजाई। देन कम किंगडम प्रोटोजोआ। अब इसमें काफ़ी डिफरेंसेस आ जाते हैं। जैसे ऊपर सोमेटिक फेज हमने यूनिसेलुलर या फिलामेंटस टाइप का देखा, बट इसमें ये एम्यूबॉइड या प्लाज्मोडियल टाइप का होता है। मतलब इसमें जो सेल होगा उसके अंदर ऐसे ऐसे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, इसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब न्यूट्रिशन में भी डिफरेंस आता है। अभी तक हम एब्जॉर्प्टिव टाइप का न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे, पर इसमें एक्सेप्शन आता है कि इसमें एब्जॉर्प्टिव टाइप का भी देखने को मिलता है प्लांट पैरासाइट में, बट मोस्ट कॉमनली इंजेक्शन से भी, इंजेक्शन जो कि ह्यूमंस में होता है, एनिमल्स में होता है, वही इंजेक्शन इसमें देखने को मिलता है। और कैसे होता है? एनगल्फमेंट या फेगोसाइटोसिस से। जैसे कि हमने देखा इसकी एमीबॉइड कुछ फीचर्स है, तो एमीबॉइड वैसे ही स्यूडोपोडिया वगैरह बना के अपना न्यूट्रिशन जो है ऐसे इंजेक्शन से इनटेक करता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी जो है वो क्रोमिस्टा की तरह है, विच आर ट्यूबुलर। स्पोर वॉल इसकी काइटिनस भी हो सकती है, सेलुलोसिक भी हो सकती है, दोनों के फीचर दिखा रहा है। अब इसमें बेसिकली हमने तीन जो थी क्लासेस पढ़ी थी, प्रोटोस्टीलिया, मिक्सोगैस्ट्रिया और डिक्टोस्टेलिया। Hope you find this video useful. I have tried my best to make it as simple as possible, and if you have any suggestion regarding the video, please write down in the comment, and thank you for devoting your precious time.